फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक और न्यू टॉपिक ओके जो है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ओके तो ये 9th क्लास का है। हम अभी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, एक और पार्ट में लेके आई हूँ आप सबके लिए। ओके तो क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो फ्रांस था वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, है ना। वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो थर्ड स्टेट के लोगों ने मीटिंग को क्या बोलना चाहिए लीव किया था, और फिर बाद में उन्होंने दे मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे ड्राफ्टेड एंड जो किंग था ही हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके हमने अभी तक ये पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था कि फ्रांस अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अभी तक वो मोनार्की था पर अब वो मोनार्की भी नहीं रहेगा। एबॉलिशेस मोनार्की मतलब यही हुआ ना, मोनार्की को हटा दिया गया है ना। तो वो क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, ऑल दीज थिंग वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो in our first point, Louis XVI secretly planned on overthrow of National Assembly with the King of Persia। उन्होंने क्या किया, जो लुई 16 था, लुई 16 को अभी तक तो नहीं हटाया गया। लुई 16 को अभी वीटो पावर दी गई है कि मतलब कुछ भी काम होगा, कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो उसे अप्रूवल किसके द्वारा मिला जाएगा, किंग के द्वारा, है ना। अगर हमारी जो नेशनल असेंबली है, हमारी जो नेशनल असेंबली थी वो अगर कोई भी लॉ बनाएगी तो उसे किंग से यानी लुई 16 से परमिशन लेनी होगी, है ना। पर किंग सोच रहा था मतलब कि उसने क्या किया, ही सीक्रेटली प्लान्ड एन ओवरथ्रो ऑफ नेशनल असेंबली विद द किंग ऑफ पर्शिया। उसने क्या प्लान किया लुई 16 ने कि वो अब नेशनल असेंबली को हटाएगा, यानी कि वो नेशनल असेंबली का गेम अब ख़त्म करने वाला था। उसने ऐसा सोचा था। क्योंकि वो चाहता था कि जब वो उसको अपने पुराने दिन याद आते होंगे वो सोचता होगा हाय मैं पहले कितना अच्छे से रह लेता था, मेरे पास कितने सारी पावर्स थी, अब तो देखो मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसे अपनी वो पुरानी जो लाइफ थी उसे रीलिव करना था, उसे वो लाइफ फिर से जीनी थी। तो उसने क्या किया कि उसने दूसरे देश पर्शिया, जैसे हमारा पर्शिया हो गया, ऑस्ट्रिया यानी कि जो उसका ससुराल था, उसकी वाइफ थी ना ऑस्ट्रिया से, तो ऑस्ट्रिया से उसने हेल्प ली। और भी पर्शिया, जर्मनी, रशिया, इन सभी कंट्रीज से उसने हेल्प ली ताकि वो क्या कर सके, वो ये जो नेशनल असेंबली थी उसे हटा सके। एंड अदर नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो हेल्प्ड हिम। जो दूसरे नेबरिंग रूलर्स थे उन्होंने भी इन्हें हेल्प किया। पर आप सोच रहे हैं क्यों हेल्प किया, तो इसका सिंपल सा आंसर है। देखिए वो वहाँ के राजा क्या सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि देखिए आज कहाँ हुआ है, आज हुआ है अभी फ्रांस में ये पूरा रेवोल्यूशन आया, किंग को हटा दिया गया ना, ऑलमोस्ट उन्हें हटा दिया गया। तो उन्होंने सोचा कि आज फ्रांस में हुआ, कल को हमारे देश में भी हो सकता है। लोग वहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे और फिर बाद में रेवोल्यूशन ले आएंगे। रेवोल्यूशन ला सकते हैं ना, सोसाइटी के अंदर तो इतना दम होता है कि वो राजा का भी पत्ता साफ कर दे। तो क्या हुआ, जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, जो नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे, उन्हें डर था कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, जो आज लुई 16 की हालत है वो सेम टू सेम हमारी ना हो जाए। तो दूसरे राजाओं ने भी लुई 16 की हेल्प की। ओके अब जब उन्होंने हेल्प की, वो मतलब हेल्प जब उनकी प्लानिंग चल रही थी तो उससे पहले हुआ क्या, बट बिफोर दिस कुड हैपन, यानी कि जब पूरा लुई 16 पूरा प्लानिंग करके नेशनल असेंबली को हटा पाता, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पर्शिया। उसने पर्शिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। उसने बोला कि अब हम लड़ाई करेंगे, किससे, फ्रांस से पर्शिया से लड़ाई करेंगे। तो क्या हुआ कि जो लुई 16 के अरमान थे वो सारे पानी में बह गए। ओके
क्या, क्योंकि नेशनल असेंबली है तो उससे पहले ही हमला कर दिया, यानी कि तुम शेर तो हम शवा शेर, वही वाली कहानी हो गई। यहाँ पे नेशनल असेंबली ने लुईस 16 सोच रहा था कि मैं नेशनल असेंबली पे हमला करवाऊँ, पर उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के हमला कर दिया। तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइंड आर्मी। फ्रांस में जो ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया, खुद को एनरोल करवाया आर्मी में। द सॉन्ग मर्सिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि 90% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज अ 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला पॉइंट तो भैया आप याद कर लो, इसे अच्छे से अपने जहन में बिठा लो, ये पक्का आएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये क्या है, द सॉन्ग मर्सिलीज। मर्सिलीज राइटर इसके कौन थे, रॉजर डी इजले, है ना। इन्होंने क्या किया था, एक सॉन्ग लिखा था मर्सिलीज, संग बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिलीज। ओके, ये जो है मर्सिलीज के मतलब मर्सिलीज एक्चुअली वहाँ पे फ्रांस में एक जगह है। ओके, तो ये गाना मर्सिलीज रॉजर डी इजले ने लिखा, और ये गाना गाया किसके द्वारा गया, जो वॉलंटियर्स जो मर्सिलीज से निकले थे, उन्होंने ये गाना गाते गाते गए थे। और फिर बाद में इसी गाने को, ये जो मर्सिलीज सॉन्ग है ना मर्सिलीज, ये मर्सिलीज इन फ्यूचर आगे जाके फ्रांस का ये नेशनल एंथम बन गया। अभी भी ये नेशनल एंथम है, आप ये वीडियो देखने के बाद सुन सकते हैं गाना। यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी लोग डालते रहते हैं, फेसबुक या देख लीजिए, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा नेशनल एंथम है वहाँ का, जैसे हमारा जन गण मन है ना, वहाँ का मर्सिलीज है। ओके, तो ये मर्सिलीज सॉन्ग उन्होंने गाया था जब वो लोग आर्मी के लिए बैटल फील्ड पे जा रहे थे। तो जो लोग मर्सिलीज से निकले थे, उन्होंने गाना गाते गए थे मर्सिलीज सॉन्ग, है ना। मर्सिलीज कौन था राइटर, रॉजर डी इजले। ओके, अब देखिए द सॉन्ग मर्सिलीज, इन्होंने गाना गा लिया। रेवोल्यूशन फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी सच एज वोटिंग राइट्स फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स। ओके, अब लड़ाई बड़ाई हो गई, फ्रांस जीत जाता है, पर्शिया हार जाता है। ओके, अब ये जब फ्रांस जीत गया, सब कहानी हो गई, तो जब पूरी जो टर्माइल चल रही थी, यानी जो ये सारे फ्रांस में वॉर के जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, ये जब रुका, तो फिर बाद में ये जो पब्लिक थी वहाँ की, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, यानी कि फिर बाद में इन्होंने और डिमांड की वहाँ की सोसाइटी ने कि हमें और पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले। और पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स वोटिंग राइट्स फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने क्या बोला कि हमें भी आप वोटिंग राइट्स दो, क्योंकि अभी तक तो बस जो अपर सेक्शन के लोग थे, जो थर्ड स्टेट था उसमें भी जो मिडिल स्ट्रेटा के लोग थे, वही लोग वोट दे रहे थे, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप हमको भी, यानी जो वीकर सेक्शंस थे, जैसे पीजेंट्स हो गए और भी जो छोटे मोटे कारोबारी लोग थे, उन सभी को भी उन्होंने क्या कहा, हमें भी आप वोटिंग राइट दीजिए एंड फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स। क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब हमें फ्रीडम चाहिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाने की। पॉलिटिकल क्लब्स कौन से क्लब्स होते हैं, पॉलिटिकल क्लब्स आर दोज क्लब्स सच एज पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी हो गई, और भी ढेर सारी पार्टीज़ हैं ना, और भी हैं, कांग्रेस भी है हमारे यहाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो ये सब तब तक फ्रांस में अलाउ नहीं था, पॉलिटिकल क्लब्स बनाना अलाउ नहीं था फ्रांस में। तो क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि हमें पॉलिटिकल क्लब्स बनाने की भी हमें फ्रीडम चाहिए। तो जब ये सब डिमांड्स हुई और नेशनल असेंबली के इनकी डिमांड्स को एक अप्रूवल भी दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है बना लीजिए, आपको हमने राइट दिया, आपको हमने फ्रीडम दिए, जाइए अब जो करना आप करिए। तो इससे हुआ क्या, ये जो सेकेंड सेंटेंस था फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स, इससे एक पावरफुल क्लब का बर्थ हुआ, बर्थ ऑफ जैकोबिन्स क्लब्स, जैकोबिन क्लब्स। ओके, ये जो क्लब था ये बहुत एक प्रोमिनेंट और पॉपुलर क्लब था फ्रांस में। तो गाइज हम इसके बारे में, इस वाले क्लब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक तो समझ आ गया आप लोगों की लड़ाई छिड़ी, और फिर बाद में इन्होंने गाना गाया मर्सिलीज मर्सिलीज, और फिर बाद में मर्सिलीज के बाद क्या हुआ, इन्होंने
नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। और फिर बाद में ये जो रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने और पॉलिटिकल इक्वालिटी की मांग की। दे आस्क फॉर मोर इक्वालिटी राइट्स एंड नेशनल असेंबली ग्रांटेड देम, और उन्होंने दे दी। और जब दे दी तो इससे एक बर्थ हुआ जैकोबिन क्लब्स का। तो गाइज ये क्या है ना, एक ही टॉपिक में है ये सब चीज़ें, बट मैंने क्या सोचा है कि इन सभी चीज़ों के स्पेशली क्वेश्चंस अलग से बनते हैं, तो मैंने सोचा कि हर एक वीडियो से आपको एक नए क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो इट कुड बी ईजियर फॉर यू टू लर्न। ओके, सो अभी तक समझ आ गई हैं आपको चीज़ें। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू लास्ट। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट डेली अपडेट्स फॉर माई यूट्यूब चैनल। और गाइज इसे शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी इस वीडियो के बेनिफिट्स ले सके। ओके, so thank you for watching up to last. Thank you very much.